तो बच्चों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 2 का। ठीक है, अब जो 2 नंबर का 3 नंबर का और पूछता है जो क्वेश्चन वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 31 से पढ़ेंगे, यानी 31 नंबर से पढ़ेंगे। ये भी कहाँ का, तो सेट 2 का ही होगा। ठीक है, सेट 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। चलिए तब देखते हैं, वर्मा प्रेस खोलिए। तो अब वर्मा प्रेस में देखिए तो 31 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 31 नंबर जो है उसमें कह रहा है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसका, 26 और 91 का। तो चलिए 26 और 91 है, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 26 लिखेंगे, 26 का आप लघुत्तम कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख के कर सकते हैं 26, 2 एका 2 तिया 6, तो 2 गुना क्या आएगा 13 आएगा। अब ये 91 का आ जाएगा 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91। तो आपका ये एचसीएफ जो है 26 और 91, तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या आ गया। एचसीएफ वैसे निकालते, देखिए दोनों में जो चीज़ मिल रहा है, तो देखिए इसमें भी 13 इसमें भी 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ हो गया 13। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं। जो दोनों में मिला है, जो एचसीएफ है ना उसको लिखेंगे। तो एचसीएफ कितना है 13 है, और इसके बाद जो नहीं मिला है ना उसको भी लिख दीजिए, 2 को भी लिख दीजिए और 7 को भी लिख दीजिए, 2 गुना 7, तो कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, 91 गुना 2 कर दीजिए, 2 एका 2, 2 नंबर 18, यानी 182। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग 32 नंबर का क्वेश्चन को। 32 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, एक बार पढ़िए। तो 32 नंबर में कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है √2 और 1/3 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मान लेंगे सबसे पहले, नहीं है दिया हुआ ना तो मानना है, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या मानेंगे, ax² प्लस bx प्लस c है, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये मान लेना है। अब शून्यकों का योग जो होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अब -b/a जो होता है वह दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है, तो √2 दिया है। ठीक है, ये दिया है √2, और अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब देखिए गुणनफल में कितना दिया था 1/3। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाला चीज़ है दोस्तों, देखिए यहाँ जैसे b = √2 है, अगर हम इसके नीचे 1 मानते हैं ना तो देखिए ये a बराबर 1 है, लेकिन a बराबर 3 है। अब एक ही इक्वेशन, मतलब एक ही को बहुपद द्विघात बहुपद है, और उसमें से कहीं a का मान अलग आ रहा है, कहीं a का मान अलग तो नहीं हो सकता है ना। जैसे एक टीचर है और वह किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, 7 क्लास में पढ़ा रहे हैं, वह टीचर कह रहा है कि 30 ईयर्स हो रहा है। फिर अगर वह 10 क्लास में पढ़ा रहा है, वहाँ बोल रहा है 40 ईयर्स हो रहा है, क्या ये संभव है, एक आदमी या 2 एज नहीं ना हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ दोनों को बराबर कर दीजिए। ए देखिए यहाँ 3 है ना, तो आप 3 यहाँ बनाने के लिए ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना कर दीजिए, तो 3√2 आ जाएगा, नीचे यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ तो 3 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बराबर 3, और ये बी, देखिए बी ये वाला है, तो b बराबर 3√2, लेकिन इसका आगे माइनस होता तो माइनस हो गया, और c बराबर ये c का आ गया 1। अब इसका क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है। अब इसमें आप बैठा दीजिए, तो a का मान कितना है 3, तो आप लिख दीजिए 3x², अब प्लस b, तो b का देखिए 3√2, तो माइनस है नहीं यहाँ 3√2, और ये x कर दीजिए और c का मान 1। तो ये हो गया दोस्तों द्विघात बहुपद। ठीक है, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद 3x², चलिए लिख देते हैं, अतः द्विघात बहुपद 3x² - 3√2x + 1 है। बस यही लिखना है दोस्तों। चलिए आप इसका अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए 34 नंबर,
34 नंबर में कहता है बिंदु के योग में 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये ए मान लेते हैं कि ए का कितना हो गया 2 और 3, और ये बी का निर्देशांक ये मान लेते हैं 4 और 1 है, और इसके बीच की दूरी बोल रहा है। तो ये वाला जो होता है ना वो x1 होता है और ये होता है y1, ठीक है, y1 बराबर 3, फिर ये x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब दूरी सूत्र से, ठीक है, क्या निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इसमें x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू आपका हो गया 4, तो 4 माइनस 2 करेंगे इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 का 1 माइनस 3 करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 में 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 में 2 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस ये भी 4 आएगा, तो 4 4 कितना आ जाएगा 8, 8 का कितना आ जाएगा 2√2, इतना वर्ग मात्रक, सॉरी दूरी बोला है ना, तो इतना ही हो गया दोस्तों। इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, तो √2, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए 35 नंबर का क्या बोल रहा है। 35 नंबर है कि 2 मान निकाले, ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 है तो 2 लिखिए, tan स्क्वायर, tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, अब cos 30 डिग्री, ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मान इसमें बैठा दीजिए, तो √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री का होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर, 2 को गुना करें 1 से 2 ही होगा, प्लस √3/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 3 निकलेगा, और 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, माइनस 3 का आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मान के लघुत्तम कर दीजिए, तो 4 आ जाएगा, 4 8 प्लस 3 माइनस 3, तो बचेगा कितना 8/4, 4 दूगुना 8, तो कितना आ गया 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित, देखिए ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये 13 सेंटीमीटर दूर हो गया, बिंदु ए है, यहां पर मान लेते हैं बिंदु ए हो गया, स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ स्पर्श रेखा है, ऐसे करके यह स्पर्श रेखा, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो देखिए ये जब स्पर्श रेखा यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो जब ये कर्ण हो गया तो इधर से 90 डिग्री है, तो कर्ण, ये लंब, तो ये आधार हो गया, और इसका नाम क्या कुछ दिया है, तो इसमें से आप अपने से भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ ओ दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए। हमसे पूछा त्रिज्या, त्रिज्या तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, जब ओ ए बी में लिखेंगे तो ये आ जाता है ओ बी बराबर ओ ए का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर कर देंगे इसका। अब ये रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये है 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √25, अब 25 का निकल जाएगा 5, तो ये आ जाएगा त्रिज्या इसका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो त्रिज्या निकल गया इसका 5 सेंटीमीटर। 37 नंबर में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसमें से देखिए त्रिज्या जो है ना, वो त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ये दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। अब वृत्त का ये केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ तक ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या के बीच जो बनता है ना, ये दिया है थीटा, यानी 60 डिग्री दिया है, तो ये त्रिज्या खंड हो गया। तो कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। ये ओ ए यहाँ मान लेते हैं पी और ये हो गया बी, तो ओ ए पी बी ये दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप रट के रखना होगा दोस्तों। अब ये थीटा का मान दिया 60 डिग्री बटे हो गया 360
गुना पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे। आर का मान कितना है 6 का स्क्वायर। ये 60/360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 गुना 6 गुना 6 ये करेंगे। देखिए इससे ये 0 कट जाएगा, 6 का 6 6 6 36 और ये 6 से ये 6 कट गया तो 22 गुना 6 बटे बच गया 7। अब देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132/7। अब 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 132 को क्या कीजिए 7 से भाग दे दीजिए। कितना से 7 1 के साथ बात चलेगा 6, 7 8 56 बचेगा इधर 6 पॉइंट देंगे 0 आएगा, 7 8 56 फिर बचा इधर 4, 7 5 35 लगभग 18.85 इतना। तो इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये 18 कितना आ गया 85 भी लिख सकते हैं या तो एक डिजिट में भी लिख सकते हैं। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब चलिए इसका अगला वाला देखिए तो 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 में क्या करा है 20 बल्ब के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, ठीक है। 20 बल्ब का एक समूह है, मान लेते हैं एक बैग है, अब बैग में 20 बॉल है, या तो 20 बॉल एक जगह रखा हुआ है और उसमें से 4 गो बॉल खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब इसी तरह एक बल्ब निकाल लेता है। तो कहता है इसकी प्रायिकता क्या है, यह बल्ब खराब है। एक नंबर में क्या कहता है यह बल्ब खराब है। तो देखिए प्रायिकता में क्या होगा ना, जो चीज बोल रहा है ना बस उसी को देखना है। तो टोटल जो है वह संभव परिणामों की संख्या होता है, संभव परिणामों की संख्या, मतलब टोटल बॉल कितना है, बॉल कितना है तो टोटल बॉल है 20 गो। ये हो गया। अब इसमें एक नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि यह बॉल खराब होगा। तो खराब बॉलों की संख्या, तो खराब बॉलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो खराब बॉल इसमें से 4 गो है, खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्ब की संख्या यानी 4 गो बल्ब खराब है। तो ये हो जाता अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये खराब बॉल है ना, ये अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो गया। इसलिए प्रायिकता क्या बोला है खराब बॉल, खराब बल्ब जो यहाँ बोलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ बोलेगा वो टोटल वो ऊपर में, क्योंकि बॉल क्या रहा है खराब बॉल, तो खराब बॉल 4 है और टोटल बल्ब को नीचे लिखते हैं। टोटल बल्ब कितना है 20 गो है, 4 1 4 4 5 20, इसका प्रायिकता कितना हो गया 1/5। अब बी नंबर में क्या बोल रहा है कि यह बल्ब खराब नहीं है। जब खराब नहीं है तो कितना बल्ब बचा, जब निकाल दिए ये वाला तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसमें से खराब बॉल नहीं है, तो 20 बॉल में से 4 गो बॉल खराब था, अच्छा बॉल कितना बचा 16। अब इसमें इसलिए लिख देंगे प्रायिकता खराब बल्ब नहीं है, खराब बल्ब नहीं है। तो खराब बॉल नहीं है तो कितना हो जाएगा 16, तो खराब बॉल नहीं है और अच्छा बॉल है 20, 4 4 16 4 5 20 यानी 4/5 ये हो गया। तो प्रायिकता में देखिए, प्रायिकता में क्या मानेंगे, सबसे पहले जितना कुल दिया है ना वह संभव परिणामों की संख्या होता है। और निकालने क्या बोल रहा है वह देखिए, तो इसमें बोल रहा है खराब बॉल, खराब बॉल की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खराब बॉल कितना गो है, तो इसमें से खराब बॉल कितना है 4 गो है, तो उसको लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रायिकता में खराब बल्ब बोला है तो खराब बल्ब को ऊपर में और टोटल जो बल्ब दिया है वो नीचे और काट देंगे। फिर इसमें से बोल रहा है कि खराब बल्ब नहीं है, जब उस समूह में से 4 गो बल्ब खराब है तो खराब अच्छा बल्ब कितना है तो 16 गो होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 20 - 4 कर दिए 16 बल्ब आ गया। तो पी खराब बल्ब नहीं है तो 16/20 काट दिए तो 4/5 ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसके आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए अथवा में दिया 420 और 272 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखिए 420 और किसका दिया है 420 और 272, तो 272 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा बनाना है। तो इसमें से देखिए 420 जो है बड़ा है किससे 272 से। आप क्या करेंगे पहले लिखिए 420, तो 420 बराबर लिखिए 272। अब 272 से क्या कीजिए ना भाग दीजिए किसको 420 को, कितना बार में चलेगा 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1 बार में चलाइए 272।
यहाँ बचेगा कितना 8 और इधर बच गया 7 4 11 148। तो ये गुना 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 148। अब इसको लिखिए, यहाँ जो जिससे भाग दे रहे हैं यहाँ पर उसको फिर यहाँ लिखिए। अब 272, अब 148 से 272 को भाग दीजिए, कितना बार में चलेगा? तो एक बार में चलेगा 148, 8 4 12, यहाँ बच जाएगा कितना 4 4 8 2 6, 4 2 6 और इधर बच गया 1 124। तो देखिए 148 गुना कितना बचा 148 गुना ये वाला प्लस कर दीजिए 124 को। अब 148 को लिखिए, 148 को लिखिए। देखिए 148 को किससे भाग दे रहे 124 से, तो 124 से भाग दे रहे ना, कितना बार में चलेगा? तो 148 एक बार में चलेगा तो 124 बचा कितना इधर 24। तो यहाँ कर दीजिए एक बार में, अब प्लस बच गया 24। अब फिर 124 को यहाँ लिखिए, जब तक जीरो नहीं आता तब तक ऐसा करते रहना होगा। अब देखिए 124 को किससे भाग दे रहे 24 से, तो 24 से कीजिए, कितना बार में चलेगा? तो 124 को भाग देंगे तो देखिए 24, अगर ये 3 बार में चलाते हैं 4 बार में, 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाता है यानी कम हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, 6 4 24, 6 दूना 12, 6 बार में चल जाएगा, 6 4 24, 6 दूना 12, 13 14 ज़्यादा हो जाता है, 5 बार में चलाइए, 5 4 20, 5 दूना 10 और 2 12, बचा कितना 4, यानी 24 गुना 5 तो बच गया 4। अब फिर 24 को लिखिए, अब 24 को किससे भाग देने 4 से, तो 4 छक 24 पूरा कट गया, यानी किससे कटा 4 से। तो ये 4 गुना 6 प्लस आ जाएगा 0। तो इसका एचसीएफ जो आया किसका, तो 420 और 272, इसका एचसीएफ निकल गया 4। ये हो गया दोस्तों। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग कैसे बनाते हैं एचसीएफ, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको पहले कौन सा बड़ा है उसको लिखिए, इसका दिए जैसे 420 लिखिए, ये लिखिए, इससे क्या कीजिए इसको भाग दीजिए, और ये होता है ना भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, फिर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तब तक ये भाग देते रहना जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। जब 0 आ जाएगा यहाँ पर तो वही इसका आंसर आ गया, नहीं एचसीएफ आ गया इसका 4। चलिए इसका अगला देखते हैं। 40 नंबर क्या होता है, ग्राफी विधि से हल करें। तो ग्राफी विधि से ये हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से x का वैल्यू 0 लीजिए तो y का वैल्यू 2 आता है, फिर y का वैल्यू 0 आएगा, हम x का वैल्यू कितना लेंगे, ठीक है, ऐसे लिया जाता है। फिर दूसरे वाला में उसी तरह लेना है कि 2 को इसमें से लाइन खींचना है, ठीक है, 2 लाइन 2 समीकरण दिया है तो 2 लाइन को खींचना है ग्राफ में, ठीक ना। चलिए तब हम लोग देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन को। 41 नंबर में क्या कह रहा है कि इसमें बोलता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 31वां पद ज्ञात करना मतलब A31, ये हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या दिया, A11वां पद दिया है, A11वां बराबर दिया गया है 38 है। तो A11वां को कैसे लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे बराबर 38, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। फिर दूसरा वाला में कहता है कि 16वां पद 73 है, तो 16वां पद जैसे है तो 16वां पद जैसे A 16वां पद, ठीक है, 16वां पद कितना है 73 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे A + 15D बराबर हो जाएगा 73, समीकरण 2 बना दिए। अब देखिए इसमें से इसमें भी A है इसमें भी A है, अगर हम समीकरण 1 से 2 को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, तो A + 10D बराबर आ जाएगा ये 38 और 2 में A + 15D बराबर है 73। अब ये माइनस करेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों ये कट गया। अब देखिए 15 में 10 गया, 5 बचेगा माइनस, अब बराबर इससे देखिए 13, तो 3 में 8 गया, कितना बचेगा 8 5 13 और यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3 और ये माइनस माइनस कट जाएगा। D बराबर 35 बटे कितना आ जाएगा 5, 5 7 35, यानी D का मान आ गया 7। अब D का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में या तो 2 में रख दीजिए, 1 में रखने पर 1 में या तो 2 में रख दीजिए, 1 ही आएगा। तो 1 में देखिए रख देते तो A + 10D है बराबर कितना है, तो 38 है, और A का मान निकालना हमें तो D 10 × D का मान कितना आया 7 बराबर 38, तो A + 10 7 70 बराबर हो जाएगा 38।
तो a बराबर 38 में से 70 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 10 में 8 गया, 2 बचा और 3 3 6 32। तो माइनस a का मान कितना आ गया, -32। अब हमें निकालना किसका मान है, तो a31 का मान पूछ रहा है। तो a31 बराबर क्या होगा, a प्लस 30d होगा, ये ना होगा। a का मान -32 है प्लस 10 गुना d, तो d का मान कितना आया, तो d का मान आया है 7। तो -32 और प्लस कर दीजिए 7 या 21 यानी 210। अब 210 में क्या कीजिए, 32 को आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 में 2 गया, बचा 8, यहाँ 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 1, 178। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो जब भी अगर इस तरह से दिया क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका a 11, 11वां पद दिया 38। तो 11वां पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो a प्लस 10d लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो जब 11 लिखेंगे तो a प्लस n का मान 11 माइनस a गुना d लिखते हैं ना, तो a प्लस 10d होगा। तो इसलिए जब 11 रहेगा तो यहाँ घटा के लिख दीजिए, तो a प्लस 10d लिखे। अब यहाँ पर a प्लस 10d बराबर 38 हो गया। अरे 16वां पद 73 है, तो 16वां को एक कम करके लीजिए, 15d बराबर 73 आ गया। अब जब यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस 10d और यहाँ a प्लस 15d, तो अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो दोनों a कट जाएगा। तो a कट गया तो बचा क्या, तो ये बच गया d का मान निकल गया 7। जब d का मान निकल गया तो d का मान 1 में रख दिया तो a का मान निकल गया। जब a का मान निकल गया तो हमें निकालना क्या, a 31वां पद निकालना, जबकि a 31वां पद बराबर होता है a प्लस 30d और a का मान तो -32 है, प्लस d का वैल्यू लिख दिए तो 178 आ गया। यही पूछ रहा था। चलिए इसका अगला देखते हैं। ये 41 का ये अथवा में दिया है कि AP में a बराबर 5 है और d बराबर 3 है, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया है, 5, a बराबर 5 और d बराबर 3 और an बराबर दिया 50। तो हमें निकालना क्या, n और Sn निकालना है, ठीक है। ये अथवा में देता है, ये AP का अथवा में क्या देता है, Sn मतलब योग निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए n निकालने के लिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये जानते हैं। और an दिया है 50, ये हो गया। और a का मान दिया है 5 प्लस n-1, तो n-1 ही लिखेंगे और d का मान दिया है 3। जब 50 में 5 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा और ये n-1 और गुना हो जाएगा 3, तो 50 में से 3 ये 45 होगा बराबर n-1 को जैसे लिखेंगे तो 3 तो इसके नीचे आ जाएगा ना, तो 3 एका 3, 3 पचे 15, तो n-1 बराबर हम लिख सकते हैं 15। तो n बराबर 15 और 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगी 16वां पद। तो n का मान आ गया 16, जबकि n/2 a प्लस an ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सिर्फ सिंपली बैठा देना n, तो n का मान कितना है 16, 16/2 हो जाएगा और यह आ जाएगा a मतलब पहला पद 5 दिया है, अब प्लस an कितना दिया, तो ये 50 दिया है। तो ये 16/2 गुना हो जाएगा 55। अब इसे 2 एका 2 अट्ठे 16 काट देंगे तो 8 गुना आ जाएगा 55, इसको गुना कर देंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 44। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला यही होता है, एगो n/2 और a प्लस an होता है। और जब an दिया हुआ नहीं रहेगा तो Sn का फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब an दिया हुआ रहेगा तो उसका तो शॉर्टकट होता है n/2 a प्लस an, ऐसे बनाना है। चलिए अगला वाला देखते हैं। तो 42 नंबर का, ठीक है। 42 में कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले 4 और 3 इसका मान लेते हैं a और b है, ठीक है। a हो गया 4 और -3 और ये b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं कितना 8 और 5 है। और किस रेशियो में काटता है, तो m1:m2 जो होगा ना वह 3:1, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए ये अगर मान लेते ये लाइन खींचे, ये a हो गया, ये b हो गया और यहाँ पर कहीं भी आंतरिक रूप से तो p हो गया। अब p का निर्देशांक हमें नहीं पता है तो x और ये y मान लेते हैं। और a का तो निर्देशांक दिया हुआ है 4 और -3 है और ये b का जो निर्देशांक है ना ये दिया गया 8 और 5। तो विभाजन फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो a का होता है ना ये x1 होगा, x1 बराबर 4 और ये y1 बराबर हो जाएगा -3। अब ये आ जाता है x2 बराबर 8 और ये y2 बराबर कितना हो जाएगा 5।
और ये वाला आ जाता है m1, m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1, ये दिया हुआ है। अब विभाजन फार्मूला से यानी विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है। और दूसरा y निकालने का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है। तो देखिए अगर हम x निकालेंगे तो दोनों फार्मूला को एक साथ हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x, y, तो x, y भी लिख सकते हैं निर्देशांक निकालने के लिए, तो बिंदु P का निर्देशांक निकल जाएगा। अब मानना चाहते हो तो मान सकते हैं कि माना कि बिंदु P का निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं, तो यहाँ पर P भी लिख सकते हैं और x, y ऐसे भी दे सकते हैं। अब ये m1 देखिए, m1 कितना दिया, 3 दिया, x2 देखिए 8 दिया है, 8 लिखेंगे, प्लस m2 कितना दिया, 1, और ये x1 दिया है 4, बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। फिर कॉमा लगाएंगे, y का मान देखिए, y इधर वाला लिख रहे थे m1 दिया है 3 और गुना y2, तो y2 देखिए 5 दिया है, अब प्लस m2 1 है और y1 कितना है तो -3 है, बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। अब ये 8 दिया 24 प्लस हो जाएगा 4 बटे 3 और 1 4, 5 दिया 15 माइनस हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा 4, तो 24 और 4 28, 28 बटे 4 और ये 15 में 3 गया 12, 12 बटे 4, 4 दिया 12, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 7 और 3, यानी P का निर्देशांक, इसलिए P का निर्देशांक जो है वह 7 और 3 आ गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शीर्ष में मान लेते हैं कि पहला वाला को A मान लेते हैं और A का शीर्ष क्या है 1, -1 है, और ये B का शीर्ष ये जो दिया है 4 और 6 है, और ये C जो शीर्ष है वो -3 और -5 है। तो हम लोग इसको जानते हैं, ये शुरू वाला में x1 होता है, ये वाला x1 y1, और ये लिखेंगे y1 बराबर -1, x2 बराबर होता है -4 और ये y2 बराबर हो जाएगा 6, फिर x3 बराबर हो जाएगा -3 और ये y3 बराबर हो जाएगा -5। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 और ये y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 होता है। ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, y3 माइनस y1 ये होता है दोस्तों। अब इसमें से देखिए y1 माइनस y2 आ गया, अब देखिए 1/2 लिखेंगे, ये x1 का मान कितना 1 है, और y2 देखिए y2 का वैल्यू कितना है 6 है, 6 माइनस y3 -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा, x2 का मान -4 यह हो जाएगा, y3 का मान -5 है और माइनस y1 तो माइनस प्लस, फिर ये x3 -3 है ना, तो यह लिखेंगे -3, और y1 देखिए y1 का मान -1 और ये माइनस y2 तो y2 का मान कितना है तो 6 है। अब ये 1/2 लिखेंगे, ये 6 5 11 को 1 से गुना करेंगे 11 आएगा, माइनस देखिए 5 में 1 गया -4 और 4 4 16, फिर ये 6 और 1 7 7 तिया 21। अब ये देखिए 1/2 है, गुना कर देंगे, अब ये सबको जोड़ दे 6 7 और 1 8 हो गया, 1 2 3 1 4 48, 2 1 2 2 4 2 4 8 कितना हो गया 24 वर्ग मात्रक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहे तो उसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो जब x1 को लिखेंगे तो y2 माइनस y3 करेंगे, x2 देखिए x1 x2 x3 होता ही है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, इसका तो y3 माइनस y1 कीजिए, इसका तो y1 माइनस y2 ऐसा कीजिए। चलिए आप देखिए 44 नंबर में क्या कहता है कि सिद्ध करे sec a प्लस 10a यानी sec a प्लस 10a ये दिया हुआ है, और इनटू में दिया है कि 1 माइनस साइन ए और बराबर लिखना है कि कॉस है, ये हमें प्रूव्ड करके दिखाना है। तो सॉल्व जब भी प्रूव्ड करेंगे तो इसको LHS को लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या है, इसमें तो sec a है और प्लस 10a है, और फिर इनटू यहाँ है 1 माइनस साइन ए। तो जब भी देखिए, जब भी अगर sec में या 10 में दिया हुआ रहेगा तो हमेशा
ये कोशिश कीजिए कि साइन या कॉस में बदलेंगे, साइन या कॉस में हमेशा बदलने की कोशिश कीजिए। तो सेक का क्या होता है 1/cos A होता है, और टेन का क्या होता है sin/cos A। ये हो गया। अब यहाँ पर पहले से ही दिया है 1 - sin A, ये दिया हुआ है। अब देखिए cos का अगर हम एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ cos A आएगा तो यहाँ से 1 + sin A होगा, और यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा, तो ये गुना में यहाँ पर है 1 - sin A। अब देखिए ये a + b × a - b, तो a + b जब चूंकि a + b और इंटू a - b रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो ये आ जाएगा 1 - sin² A, ये आ जाएगा, बाय आ जाता है ये क्या cos A। अब देखिए चूंकि 1 - sin² A बराबर फॉर्मूला होता है क्या cos² A, ये होता है। तो हम 1 - sin² A के जगह cos² A लिख सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा cos A, ये cos A² कट गया तो क्या आ जाएगा cos A, यानी LHS बराबर आ गया RHS। ये हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में आकृति में, ठीक है, एक आकृति दिया हुआ है। देखिए ये आकृति दिया हुआ है, ये वृत्त है, अब वृत्त का ये वाला केंद्र है, और ये संकेंद्री वृत्त, मतलब दो वृत्त का केंद्र एक ही होता है। ये यहाँ से ऐसे दिया है, और ये यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नाम देखिए OAC दिया है, OAC, और इधर से हो गया ये B और ये हो गया D, ये दिया हुआ। कहते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये वाला छायांकित कर दिया गया है, ये वाला भाग को क्या किया, छायांकित कर दिया है, यानी रंगीन कर दिया है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कहता है कि यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तथा AOC और AOC दिया गया है। देखिए एंगल AOC बराबर दिया गया 40 डिग्री। अब इसमें से दो त्रिज्या दी, एगो R मान लेते हैं, छोटा वाला को R मान लेते हैं, छोटा R, अब बड़ा वाला को बड़ा R मान लेते हैं, जो कि 14 सेंटीमीटर ये दिया। अब हमें निकालना क्या है कि ये संकेंद्र वृत्त है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। आप सोचिए अगर ये वाला इसे दिख रहा है तो क्या है, त्रिज्या खंड है, तो यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ दो त्रिज्या के बीच जो खंड, जो क्षेत्रफल बना है त्रिज्या खंड है, तो ये त्रिज्या खंड अगर OAC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसके बाद OBD का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ये वाला क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। तो इसमें वही करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या तो आप एक के बार में नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिज्याखंड, चलिए त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल। तो OAC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का होता है θ/360 डिग्री गुना πr², ये होता है। थीटा का मान है 40 बटे हो गया 360 गुना पाई का मान 22/7 ले लीजिए, r का मान दिया 7 तो 7 का स्क्वायर, 40/360 डिग्री गुना आ जाएगा 22/7 गुना इधर 7 गुना 7, ये हो जाएगा, ये 0 से 0 काटिए, 4 नाम 36, ये काट दिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 154/9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया। तो OAC का क्षेत्रफल ये टोटल पूरा का। अब ये सफेद जो दिख रहा है ना OBD का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम निकालेंगे त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल। OBD का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुना πr²। थीटा का मान है 40/360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 r², तो r कितना है 14 का स्क्वायर। तो देखिए ये 40 बटे आ जाएगा 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 गुना r², r है 14 गुना 14, ये 0 से 0 कटा, 4 1 4, 4 नाम 36, 7 1 7, 7 दूना 14। अब ये गुना कर दीजिए, देखिए 22 दूना 44, 44 को 14 से गुना कीजिए तो 4 4 16, 4 1 4 1 5 यानी 56, तो 6 11 616, 616/9 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हमसे पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये टोटल OAC का क्षेत्रफल माइनस OBD का क्षेत्रफल। तो देखिए OAC का क्षेत्रफल कितना है 154/9,
9। तो 154/9 और ये आ गया 216, यानी ये 40 और 7 दूना 14। तो देखिए दोस्तों OAC नहीं, ठीक है, ये 7 जब लिए ना तो ये OBD आएगा, OBD, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, ये आ जाएगा 14 जिसमें लिए हैं तो ये कैपिटल R लिखेंगे ना, कैपिटल R है, जो आता है OAC का क्षेत्रफल। तो 616/9 और माइनस कर देंगे 154/9। अब देखिए 9 का एलसीएम 9 ही होगा, तो 616 माइनस 154। अब देख 616 में 154 को माइनस कर दीजिए, तो ये 6 में 4 गया, बचा 2। अब यहाँ बचा 11, 11 में 5 गया, कितना बचा 6, और यहाँ बचा 5 में गया 4, 462, 462/9। अब देखिए ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 3 9, अब ये 3 1 3, 3 5 15, 3 4 12, और यहाँ पर कटेगा, नहीं कट रहा, तो 154/3, तो इतना सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कितना आ गया, तो 154/3। अगर इसको आप चाहे तो पॉइंट में भी यानी दशमलव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर का पूछता है, तो ये हो गया 2 मार्क्स का, 2 अंक का, 3 अंक का, ये सब पूछता है, ठीक है दोस्तों। इसका अगला वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर का कितना, जो कि 4 सवाल पूछता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू।